अदालत की कार्रवाई चल रही थी और ये कोई पहली कार्रवाई नहीं थी। जब जब कार्रवाई होती थी तब तब एक महिला अपने हाथ में तख्ती लेकर आती थी और उस तख्ती पर लिखा होता था कि मेरी बेटी को इंसाफ दे दो। दरअसल आज की जो तारीख थी वो 170वीं तारीख थी। 5 साल 5 महीने बीत चुके थे। उस गरीब परिवार ने बस अदालत के दरवाजे पर यूं ही दस्तक दे रखी थी और ये कसम खाई थी कि जब तक मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। वो मां बाप ही नहीं बल्कि पूरा हरियाणा प्रदेश इस फैसले के बारे में जानना चाहता था कि आखिरकार इस महिला को क्या इंसाफ मिलेगा, इसकी बेटी को क्या इंसाफ मिलेगा। और जज साहब की नजर भी उस तख्ती पर थी। जब जज साहब उस तख्ती को देखते हैं तो उन्हें फैसला देने में जरा भी संकोच नहीं होता। वो कहते हैं कि 2 अपराधी हैं, उन्हें तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए जब तक कि उनके प्राण ना निकल जाए। बस ये फैसला आना था कि सोशल मीडिया पर मामला वायरल हो जाता है और ये लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या मामला रहा था जो जज साहब ने ऐसा बोला। क्योंकि न केवल जज साहब की आंखें नम थीं बल्कि पूरी अदालत की आंखें नम थीं। इस फैसले के बाद हर कोई इस फैसले का दिल से स्वागत कर रहा था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है सोनीपत। दरअसल बात कर रहा हूं 2 मई 2017 की। एक लड़की जो कि औद्योगिक क्षेत्र में नौकरी करने के लिए जाया करती थी, उम्र उसकी 19 साल। जैसे वो घर से निकली, घर से भी कुछ ही दूरी पे पहुंची थी, आसपास कोई था ही नहीं, और एक लड़के ने उस लड़की को बुरी नीयत से पकड़ लिया, दबोच लिया। उसको खींचकर वो जंगल की ओर लेके जाने की कोशिश कर रहा था, एकांत एरिया में ले जाने की कोशिश कर रहा था। उस लड़की को बहुत तेज गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद वो उसको बहुत जोर का एक थप्पड़ खींच के मारती है और कहती है कि आइंदा तुमने मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी करने की कोशिश की तो तुम्हें इससे भी बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। लड़की खुश थी क्योंकि उसके साथ जो हुआ था उसने उसका करारा जवाब दिया। लड़का पिटकर यहां से चला जाता है लेकिन वो शांत नहीं बैठता और 5 मई 2017 को, यानी कि इस घटना के दूसरे या तीसरे दिन 5 तारीख को एक बार फिर वो लड़का अपने एक दोस्त के साथ फिर वहीं पहुंच जाता है। और जैसे ही वो लड़की अपने काम पर जा रही थी, औद्योगिक क्षेत्र में जा रही थी, फैक्ट्री में जा रही थी, तब वो लड़का अपने दोस्त के साथ मिलकर उस लड़की को पकड़ता है और उसको तब तक पीटता है जब तक क्या वो लड़की उसके आगे गिड़गिड़ाती नहीं है, हाथ पैर जोड़कर माफी नहीं मांगती। अब यहां लोग आते हैं, लोगों को अपनी ओर आता देख वो दोनों आरोपी वहां से भाग जाते हैं। वो लड़की उस दिन फैक्ट्री नहीं जाती बल्कि रोते हुए घर जाती है और घर जाकर अपनी मां से कहती है कि मां, मुझे जो पास का लड़का है जिसका नाम सुमित है और उसका दोस्त विकास यादव मुझे मार रहे थे, पीट रहे थे, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। लड़की रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन मां कहती है कि हम लोग गरीब हैं, हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होगी, इसलिए बेटा जो हुआ है इसे भूल जाओ और अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि तुम अगर घर से बाहर जाओगी कमाने के लिए तो परिवार चलेगा, अगर तुम नहीं जाओगी तो परिवार नहीं चलेगा। उस लड़के की जो हद थी वो यहां तक भी नहीं खत्म हुई थी। उसने उस लड़की को बेइंतहा पीटा था, जी भरकर मारा था। उसके मारने के बाद वो गिड़गिड़ाकर अपने रहम की भीख मांग रही थी, तब भी उसको दया नहीं आई और उस दिन का इंतजार कर रहा था कि उसने 9 मई 2017 को जब लड़की घर से निकलती है अपनी फैक्ट्री के लिए, काम के लिए, तभी वो लड़का अपने दोस्त की कार लेके आता है और कार लाने के बाद उस लड़की की तरफ को एक अवैध हथियार था, तमंचा था, उसे दिखाते हुए कहता है कि गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, यदि तुम्हें चीखने और चिल्लाने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। वो लड़की डर जाती है और डरने के बाद उस कार के अंदर बैठ जाती है। अभी कुछ ही दूर चले ही थे कि एक रास्ते में होटल पड़ता है, होटल से खाना लेते हैं। खाना लेने के बाद वो लड़की पूछती है कि तुम मुझे कहां लेके जा रहे हो, तो वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमेंगे, थोड़ी मौज मस्ती करेंगे और उसके बाद फिर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। लड़की उस बंदूक के सामने, उस तमंचे के सामने बोल नहीं पाई, अपनी आवाज नहीं निकाल पाई और सीधा वो उस इलाके में, यानी कि अब तक वो सोनीपत के इलाके में थी, अब वो रोहतक के इलाके में पहुंच जाती है। एक पार्श्वनाथ एक इलाका है, एक सिटी है, उस पार्श्वनाथ सिटी की तरफ जाते हैं और जाने के बाद रात हो चुकी थी। उन्होंने लगभग उस लड़की के साथ 8 या 9 घंटे तक रेप किया, बलात्कार किया और वो लड़की इसलिए कुछ नहीं कह पा रही थी क्योंकि जो खाना होटल से लिया गया था उसी होटल के खाने में नशीला पदार्थ मिलाया गया था और उसको उस खाने के साथ दे दिया गया था। अभी वो पूरी तरह से होश में नहीं थी, लेकिन उसके साथ जब उनका जी भर जाता है, मन भर जाता है गंदा काम करते करते, तब उनकी हद और बढ़ने लगती है। दरअसल उनके पास में वहां कुछ ऐसी कांच की बोतल पड़ी हुई थी, उस कांच की बोतल को वो उसके प्राइवेट पार्ट पर मार रहे थे, उसको बहुत बुरी तरह से जख्म देने की कोशिश कर रहे थे। जब वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो उन्होंने उसके मुंह को कपड़ा ठूंस कर भर दिया ताकि वो चीखे और चिल्लाए तो उसके मुंह से आवाज ना निकल पाए और उसके बाद फिर उसके साथ वही गंदा, वही घिनौना कृत्य करते हैं। और उन लड़कों ने, जिसमें जो मुख्य आरोपी होता है सुमित और उसका दोस्त विकास यादव, उस कांच की बोतल को उसके शरीर पर बहुत तेजी के साथ खींच रहे थे, उसमें खरोंच डाल रहे थे। जब वो चिल्लाती थी, जब उसके शरीर से खून निकलते थे तो उन्हें हंसी आती थी, उन्हें अच्छा लगता था। तब वो कहते थे कि
तुमने जो थप्पड़ मारा है ये उसका सिला है, उसका बदला है। लड़की चीखे ना, इसलिए उसके मुंह को पूरी तरह से बंद ही कर दिया गया था। और उसके बाद वो यहां उनकी बात थमती नहीं है। उसके साथ रेप बलात्कार जैसी घटना को तो वो अंजाम दे ही चुके थे, अपना मन तो भर ही गया था, लेकिन पास में ही ईंटें पड़ी हुई थी। ईंट उठा के उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में मारते थे और इतनी जोर जोर से वो मार रहे थे कि उसके शरीर की हड्डियों का चूर चूर हो रहा था। और ऐसे ही करते करते उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो लड़की कब मर गई। उसके बाद भी जब उन्हें यहां से तसल्ली नहीं मिली तो उसी कांच की बोतल से उसके शरीर को गोदना शुरू कर दिया, उसके शरीर को छेदना शुरू कर दिया। और शरीर के अलग अलग हिस्सों से जब कहीं ना कहीं खून निकल रहा था, उसके शरीर को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जा रही थी। तो जो उसने अपने तन पर कपड़े पहने हुए थे, वो तन पर कपड़े एक एक कपड़ा खून से लथपथ हो चुका था, भीग चुका था। लेकिन अब वो इस घटनाक्रम को अंजाम देकर अपने घर आ जाते हैं। उधर लड़की जब अपने माँ बाप के पास नहीं पहुंचती है तो वो माँ बाप कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। अपनी बेटी को तलाशने के लिए न केवल उस लड़के के घर पे जाती हैं, बल्कि आसपास के सभी जगहों पर अपनी बेटी को तलाश करने की कोशिश करते हैं। पूरी रात तो निकल ही चुकी थी, यानी कि 10 तारीख आ चुकी है और 10 तारीख को पूरे दिन उस लड़की को तलाशा गया, लेकिन वो लड़की ना घर आई और ना ही उसकी कहीं कोई खैर खबर मिली। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। परिवार के लोग, आसपास के लोग, सभी लोग मिलकर उस लड़की को तलाश करने की कोशिश करते हैं। और तभी सिटी थाने में जाकर इस मामले की मुकदमा दर्ज कराया जाता है। पुलिस वाले शुरुआत में तो इस मामले को इतना गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन जब माँ बाप ने रिक्वेस्ट की, माँ बाप ने खुशामद की, तब कहीं जाकर पुलिस की नींद टूटती है। एक तरफ तो पुलिस की नींद टूटती है उस मुकदमे को दर्ज करने में, और तभी पुलिस के पास एक सूचना आती है कि एक लड़की की लाश मिली है रोहतक के पार्श्वनाथ इलाके में, यानी कि सिटी में। और उस लाश को देखने के बाद जो भी देख रहा था उसकी आंखें खुली की खुली रह रही थी, क्योंकि उसके शरीर में इतने ज्यादा घाव दिए गए थे, इतने ज्यादा जख्म दिए गए थे। जब पोस्टमार्टम डॉक्टर कर रहा था वो खुद परेशान था कि उसके शरीर की एक एक हड्डी को क्या ईंटों से बुरी तरह से तोड़ा गया था। वो अपनी रिपोर्ट बनाते हुए खुद हैरान था, परेशान था। वो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा हीनियस क्राइम कभी नहीं देखा। बात यहां भी नहीं थकती है। उसके बाद फिर लोगों को पता चलता है और अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों को यह मालूम होता है कि एक लड़की के साथ ठीक वैसा ही अपराध हुआ है जैसा कि दिल्ली में निर्भया के साथ हुआ है, तभी एक लोग आवाज उठानी शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि यह हरियाणा की निर्भया है और इसको इंसाफ दिलाया जाए। लोग सड़कों पर उतरते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, और धरना प्रदर्शन करने के बाद न केवल यहां पर नेता बल्कि बड़े समाज सेवी भी पहुंचते हैं। और जब पुलिस पे दबाव बढ़ता है तब पुलिस उन आरोपियों की धरपकड़ करनी शुरू करती है। परिवार ने 5 लोगों को नामजद किया था, बल्कि 6 लोगों को नामजद किया था, जिसमें क्या पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तब उसमें 2 लोगों के नाम सामने आते हैं। एक का नाम सुमित और विकास यादव, यही दोनों मुख्य आरोपी थे। इन्होंने ही इस अपराध को अंजाम दिया था। इस अपराध को अंजाम देने के बाद, पुलिस की चार्जशीट लगने के बाद, सारी प्रक्रियाएं होने के बाद माँ बाप का जो सफर था वो कम नहीं था। वो लगातार उस परेशानी से जूझ रहे थे। एक तरफ तो उनकी बेटी मारी गई थी, वो भी बहुत बुरी तरह से। दूसरी तरफ परिवार को बार बार धमकाया जा रहा था कि इस केस को वापस ले लो, नहीं तो तुम भी अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मगर इस बीच एक मसीहा उनके बीच में आता है। उसने कहा कि मैं तुम्हारा केस पूरी ईमानदारी से और पूरे बिना पैसे के लड़ूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए। और इसके लिए उसने तारीख पर तारीख पढ़ती रही और इंतजार पर इंतजार होता रहा। और जब पुलिस ने इस मामले की जांच की थी तो एक एक सबूत को जुटाने की कोशिश की। और इसके लिए न केवल पुलिस की तारीफ की जाए, बल्कि जो ऑफिसर लोग होते हैं, जिसमें डीजीपी BS संधू, वो खुद लड़की के घर पर पहुंचते हैं। SP अश्वनी शेणवी, वो खुद पहुंचते हैं। साथ ही DSP मुकेश जाखड़। इस मामले की जांच कराने में इन तीनों अधिकारियों का अहम रोल रहा था। और डीजीपी ये कहते हैं कि जब तक इस मामले की सुनवाई नहीं होती, भले ही चाहे दिन और रात हो जाए, जब तक आरोपियों को सजा नहीं मिलती, तब तक पुलिस अपना काम करती रहेगी। और आपको हैरानी होगी, आपको परेशानी होगी कि 5 साल 5 महीने का वक्त लगता है। 170 पेशियां होती हैं और 5 अदालतें बदली जाती हैं। 44 गवाहों को सामने लाया जाता है। 5.5 साल के लंबे इंतजार के बाद तब कहीं जाकर इस परिवार को एक उम्मीद बनती है कि इस मामले में फैसला आने वाला है। 5 दिसंबर 2022 को जब इस मामले की पूरी तरह से सुनवाई होती है, जिरह चल रही थी। जिरह के बीच में मां की पर एक जो जज साहब होते हैं, इनका नाम RP गोयल होता है, उनकी नजर मां पे पड़ती है। मां के हाथ में वो तख्ती देखते हैं और तख्ती पे लिखा हुआ था, मेरी बेटी को इंसाफ दे दो। दरअसल ये मां पहली बार तख्ती लेके नहीं आई थी, बल्कि जब भी अदालत आती थी उसके हाथ में तख्ती होती थी। और तख्ती ही लेकर, क्योंकि उस पर बोलना नहीं आता था, अपनी बात रखनी नहीं आती थी। और जैसे ही जज साहब कहते हैं कि इन दोनों आरोपियों को, जिसका नाम सुमित कुमार और दूसरा विकास यादव, इनको ताजारात हिंद और जो धाराएं हैं उनके तहत फांसी की सजा का हुक्म सुनाया जाता है। और जब तक इन्हें फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए, जब तक क्या इनके
प्राण निकल जाए। तभी भारी अदालत में मां फूट फूट कर रोने लगती है। सोशल मीडिया पर जब लोग सवाल कर रहे थे तो मां फूट फूट कर रो रही थी। रोते रोते मां कहती है कि आज मेरा कलेजा भर आया है, आज मैं ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी जिंदगी की जो मेहनत थी वो सफल हो चुकी है। मां कहते कहते ये भी रोने लगती है कि घर से लेके अदालत तक और अदालत से लेके घर तक या घर से कहीं बाहर निकलते थे तो हर एक पल वो मरते थे, हर एक पल एक परेशानी से गुजरते थे। शुरुआत में लोगों ने मोमबत्तियां जलाई, प्रदर्शन करे, धरना करे, लेकिन बाद में इंसाफ की लड़ाई लड़ने में माँ बाप के अलावा वो वकील साथ था, बाकी कोई ऑफिसर भी या बाकी लोग कम ही दिखाई दिए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। जिस तरह से इस लड़की को पहली बार में उसने छेड़ने की कोशिश की थी, पहली बार में लड़की ने थप्पड़ मारने की बाद उसको सबक सिखाने की कोशिश की थी, उस लड़की का दायित्व बनता था कि उसी दिन थाने में जाकर उस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था, ताकि पुलिस उस आरोपी से सख्ती से निपटती और बात वहां तक नहीं पहुंचती। लेकिन उस लड़की ने अपने परिवार से बताया और परिवार ने डर की वजह से कि पुलिस हमारे साथ शायद न्याय नहीं करेगी, इंसाफ नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने अपने मन से ही सोच लिया, क्योंकि ऐसे मामलों में मुश्किलें जरूर आती हैं लेकिन इंसाफ हर हाल में मिलता है। ये बात सही बात है। तो इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन है, जिसमें गुलशन बघेल हैं उत्तर प्रदेश से, आसिफ अली हैं कुवैत से, मैनियन हैं, और इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही जाते जाते कुछ लोगों के नाम हैं जिसमें मुंबई के रहने वाले हैं कौशलेंद्र यादव, भास्कर कुमार, हिमांशु उत्तराखंड से हैं, देवेंद्र पटेल हैं, अभय प्रताप सिंह कानपुर से हैं, अफरोज आलम झारखंड से हैं, समीर अली, अरविंद पंडित गोपालगंज से, राजेश शर्मा गुरुग्राम से हैं, जफर अली, प्रेम राणावत, सोना कुमारी गोरखपुर से, मोहम्मद हुसैन मुंबई से हैं, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद निहाल, अंकित शर्मा मुजफ्फरनगर से, हैदर अली, विनीत कुमार, मोतीलाल, वीरेन मंडल, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।